बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, वॉइस ऑफ ओवरसीज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रिजवान अली शाह। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा वॉइस ऑफ ओवरसीज़ का प्रोग्राम यूजुअली यूके से होता है, लेकिन इस वक्त हमारी टीम जो हदायत टीवी की पाकिस्तान में मौजूद है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का एक बहुत बड़ा मुतालबा था कि उनकी बहुत बड़ी तादाद जो है वो, क्योंकि पाकिस्तान में हाउसिंग सोसाइटीज़ में इन्वेस्टमेंट करती है, तो उसका जो मैकेनिज़्म है या तरीक़ाकार है उसके बारे में हमें बहुत सी आई थी कंप्लेंट। बहुत से लोगों ने हमें फ़ोन भी किए थे कि इस बारे में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड करें। तो आज हमारी ये खुशकिस्मती है कि हम यहाँ पर RDA जो है, रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी में मौजूद हैं ऑफ़िस में, और यहाँ पर हमारे जो आज के गेस्ट हैं वो हैं चेयरमैन RDA जनाब राजा तारक महमूद मुर्तज़ा साहब। बहुत शुक्रिया चेयरमैन साहब हमें वॉइस ऑफ ओवरसीज़ के लिए टाइम देने का। चेयरमैन साहब, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी तादाद हाउसिंग सोसाइटीज़ में इन्वेस्टमेंट करती है, तो आप उनको क्या एडवाइस करेंगे कि उनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो महफूज रहे और उनको नुकसान ना हो? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो बेसिकली रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी जैसे है, इस रीजन में हमारा रेगुलेटरी रोल है। जो सोसाइटीज़ हमारे पास आती हैं उनके हम जांच पड़ताल करते हैं, पेपर्स की वेरिफिकेशन होती है, और फिर उसके बाद हम उनको सारी चेक्स एंड बैलेंसेस करके उनको LOP लेआउट प्लान और फिर अल्टीमेटली NOC दिया जाता है। उसके जो मेन शराइत होते हैं कि आपके पास ज़मीन पूरी होनी चाहिए, सोसाइटी के नाम होनी चाहिए, उसकी ओनरशिप होनी चाहिए, फिर उसके बाद उसमें अमेनिटी प्लॉट्स होते हैं, अमेनिटी एरियाज़ होते हैं जो RDA के उनको म्यूटेट करने पड़ते हैं, म्यूटेशन करानी पड़ती है। सो ये सारे चेक्स एंड बैलेंसेस करने के बाद उनको NOC जारी किया जाता है। और इसका बेसिक थीम यही है कि जो इन्वेस्टमेंट करता है, जैसे ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं सोसाइटीज़ में, तो उनका राइट प्रोटेक्ट होना चाहिए। तो ये सारा उनका प्रोटेक्शन का मेकनिज़म है। दूसरी चीज़ जो है मेन उसमें, क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं और फेक सोसाइटीज़ हैं, इलीगल सोसाइटीज़ हैं जिनमें वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको किसी तरह झांसा दिया जाता है, उस वजह से वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि उनके लिए हमने कुछ और चेक्स और उनकी अवेयरनेस के लिए हम क्या करते हैं RDA पे। पहली हम ये चीज़ करते हैं कि पेमरा जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसको हमने लिस्ट दी है। फिर इसी तरह PTA जो इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे जो रेगुलेट करते हैं, इसी तरह स्टेट बैंक को हमने लिस्ट दी है। और इसी तरह हमने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए हमने एम्बसीज़ में भिजवाए नाम जो इलीगल सोसाइटीज़ और जो मार्केटिंग करते हैं बाहर। तो हम ये सारे चेक्स करते हैं, पूरी कोशिश करते हैं। फिर उसके बाद फ़िज़िकल भी ऑन ग्राउंड डेमोलेशन करते हैं ताकि एक मैसेज चला जाए पब्लिक में कि जी ये इलीगल सोसाइटी है, इसके पास ज़मीन पूरी नहीं की, इसने और चीज़ें की हैं जो हमारे चेक्स और रूल्स रेगुलेशंस में नहीं आती, दैट्स वाई इट्स डिक्लेयर्ड एज एन इलीगल सोसाइटी। फिर उसके बाद मैं इनकरेज करता हूँ सिटीजन्स को, ओवरसीज़ स्पेशली, कि हमारी वेबसाइट है, RDA की वेबसाइट है, वहाँ पे आपको इलीगल और लीगल सोसाइटीज़ के नाम फ़ौरन नज़र आ जाएंगे। आप फॉर एग्ज़ाम्पल किसी XYZ टाइप करेंगे जी सोसाइटी का ये नाम है, ये लीगल है, ये इलीगल है, विद इन सेकेंड्स आपको ये बता देगी कि ये साइट, ये सोसाइटी लीगल है या इलीगल है। तो हम ये इनकरेज करते हैं, अखबार में भी इश्तिहार देते हैं ताकि अवेयरनेस आए। सो ये स्टेप्स हैं, हम यही कर सकते हैं। और मैं अपने ओवरसीज़ भाइयों से, दोस्तों से ये कहूँगा कि हमारी वेबसाइट्स चेक करा करें कि वो सोसाइटी लीगल है जिसके पास NOC है RDA का, अदरवाइज़ जो इलीगल सोसाइटीज़ हैं उनमें ना इन्वेस्ट करें। चेयरमैन साहब, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी तादाद जो है वो हाउसिंग सोसाइटीज़ में इन्वेस्टमेंट करती है, तो आप उनको क्या एडवाइस करेंगे कि उनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो यहाँ पर पाकिस्तान में महफूज रहे? जी, पहली चीज़ जैसे मैंने पहले आपको बताया कि जी अगर सिटीजन्स इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो पहला सवाल ये होना चाहिए कि जी जो भी रेगुलेटरी अथॉरिटी है, अगर CDA है, RDA है, LDA है, तो उनकी जुरिस्डिक्शन में जो जो चीज़ें आती हैं उसका आया NOC है या नहीं आपके पास। ये तो पहला सवाल, एक बेसिक सवाल। उसके बाद एम्बसीज़ को हमने जो लिस्ट भिजवाई है, हम एम्फसाइज़ करते रहते हैं थ्रू फॉरेन ऑफिस कि आपकी नज़र में जो स्पेशली एम्बसी के अंदर है, जो
कम्युनिटी राइट्स को लुक आफ्टर करते हैं, जो कमर्शियल काउंसलर्स हैं, तो वो इस चीज़ को देखें कि जी कोई अगर सोसाइटी रोड शो कर रही है किसी होटल में और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को इंटाइज कर रही है कि इन्वेस्ट करें, अगर उस लिस्ट के मुताबिक इलीगल है तो दे शुड फॉलो द लॉ। जो भी लोकल कानून कायदा है कि उनको बताएं कि जी ये सोसाइटी इलीगल लिस्टेड है पाकिस्तान में, तो इसमें इन्वेस्टमेंट से रोका जाए और इन सोसाइटी वालों को यहाँ से मना किया जाए। चेयरमैन साहब, आपने तालीम कहाँ से हासिल की और आपने सियासी कैरियर के बारे में हमें बताइएगा कि आप कैसे अपने सियासी कैरियर का आगाज़ कहाँ से किया? जी, इसमें मैं मेरी इब्तदाई तालीम HSN कॉलेज लाहौर में थी, जहाँ से मैंने ग्रेजुएट किया, सेकेंड ईयर की मैंने वहाँ से। तो क्योंकि वालिद साहब फ़ौजी थे, आर्मी में थे, उनकी पोस्टिंग ट्रांसफ़र्स होती रहती थी पूरे पाकिस्तान में, तो मैं फिर उन्होंने मुझे क्लास 6 में मैं बोर्डिंग हाउस में गया HSN कॉलेज में और मैंने तालीम वहीं से हासिल की। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब हैं वो मेरे सीनियर थे HSN कॉलेज में और हमारी क्रिकेट टीम के कप्तान भी होते थे वहाँ पे। और फिर फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब मेरे से 1 साल जूनियर थे, तो हमारी काफ़ी दोस्ती थी आपस में, अभी भी है। तो उसके बाद मैं अमेरिका चला गया, मैंने बैचलर्स किया इकोनॉमिक्स और मार्केटिंग में न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से, और मुझे वहाँ पे टेनिस की स्कॉलरशिप भी मिली। 3 साल मैंने टेनिस भी खेली यूनिवर्सिटी के लिए और पढ़ाई भी की। फिर मैंने मास्टर्स किया यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन से, MBA किया वहाँ से फाइनेंस में। तो ये मेरी इब्तदाई तालीम थी जो लेटर ऑन मैंने यूज़ नहीं की। मैं पहला इलेक्शन लड़ा ज़िला काउंसिल का अपने गांव से, अपनी यूनियन काउंसिल से, तो वहाँ से मुझे कामयाबी हुई। फिर दोबारा फिर से इलेक्शन हुए 98 में, फिर से मैं कामयाब हुआ। फिर उसमें मैं चेयरमैन रावलपिंडी मरी कहोटा डेवलपमेंट अथॉरिटी लगा, वो मैं 1 साल रहा चेयरमैन मरी कहोटा डेवलपमेंट अथॉरिटी। उसके बाद 2005 में मैं टाउन नाजिम इलेक्ट हुआ कहोटा का। 2005 से 2010 मैं टाउन नाजिम कहोटा रहा और वहाँ पे काफ़ी काम किए मैंने, बेसिकली हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में। रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ी बुरी हालत में था, वाटर सप्लाई का बड़ा बुरी हालत थी, सो मैंने काफ़ी उस फील्ड में काम किया। तो अगर आप ये कहें कि जी मेरी बेसिक बैकग्राउंड, मेरी एजुकेशन किसी और फील्ड में थी, मुझे कोई बैंकर होना चाहिए था, कोई इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन का हेड होना चाहिए, तो वो नहीं किया। मेरा ये ख्याल था कि मैंने इतनी पढ़ाई कर ली तो मुझे एक ग्रास रूट लेवल पे लोगों की खिदमत करनी चाहिए, अवाम की खिदमत करनी चाहिए। और अल्लाह की बड़ी मेहरबानी रही कि मैं बड़ा सक्सेसफुल रहा। एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको कि जो मेरी TMA थी कहोटा की, वो बेस्ट परफॉर्मिंग TMA थी पूरे पंजाब में। उसका रीज़न गेज ऐसे होता है कि जब आपके पास डेवलपमेंट फ़ंड्स आते हैं, उनको आप डिस्पोज ऑफ कैसे करते हैं और कितनी जल्दी करते हैं, क्योंकि आवाम के लिए वो फ़ंड्स होते हैं। सो मेरी जो फ़ंड्स की डिस्पोजल थी वो 98% थी, वन ऑफ द हाईएस्ट स्टैंडिंग डिस्पोजल इन TMAs ऑफ पंजाब। तो बड़ा मुझे उस वक्त अप्रिशिएट भी किया गया। मैं बाकी TMAs भी जाके अक्रॉस पंजाब लेक्चर करता था कि जी आप अपने फ़ंड्स की डिस्पेंसेशन कैसे करें, टेंडरिंग प्रोसेस जल्दी करें, आप लोगों से स्कीम्स जल्दी लें। तो ये मैं समझता हूँ कि लोकल गवर्नमेंट में मेरी बड़ी कंट्रीब्यूशन रही इस सिलसिले में, और अल्लाह ताला ने बड़ी कामयाबी दी। मैं RDA में 2019 अक्टूबर में आया और अभी तक यहाँ मौजूद हूँ। यहाँ पे भी हमने बहुत रिफॉर्म्स किए, काफ़ी सारी चीज़ें की, जिसकी वजह से पहले RDA जो था वो रेड में था, यानी कि मुनाफे में नहीं था, नुकसान में था। टैक्सेशन, बिल्डिंग कंट्रोल, वो सारी ठीक नहीं थी। बट पिछले 2 साल में यहाँ पे हम अब कहते हैं कि ग्रीन में आ गए, और पिछले 2 साल में 1 अरब की हमने सेविंग्स की है थ्रू ऑस्टेरिटी मेजर्स, थ्रू स्ट्रीमलाइनिंग, और गवर्नमेंट की पॉलिसी जो थी ऑफ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को बूस्ट किया जाए, उसमें भी हमने हिस्सा लिया और हमारी इतनी इनकम आई माइनस जो हमारे एक्सपेंसेस थे। जी, मैं कोई इतना अच्छा क्रिकेटर नहीं था, ना ही कोई मैं उस फील्ड में एक्सेल कर सका। मेरी जो डायरेक्शन थी स्पोर्ट्स की वो टेनिस की तरफ ज़्यादा थी। फिर मैं राइडिंग टीम का भी कप्तान रहा 1 साल। तो बट क्रिकेट मुझे खेलनी पड़ती थी, क्योंकि जो एजुकेशन का माहौल है, जो HSN कॉलेज का माहौल था, उसमें आपको ओवरऑल एजुकेशन दी जाती थी, यानी कि स्पोर्ट्स में भी आपको चांस मिलता था एक्सेल करने का,
और पढ़ाई में भी मिलता था, क्योंकि बोर्डिंग हाउस था, फिर डेज़ कॉलेज। तो प्राइम मिनिस्टर साहब जो थे वो बड़े स्टार, शाइनिंग स्टार थे क्रिकेट के, कैप्टन भी थे एचसन कॉलेज की टीम के। तो जब हमारे हाउस, डिफरेंट हाउसेस होते थे, तो इंट्रा हाउस मैचेस आते थे, तो उसमें मुझे एक याद है, खान साहब माशाल्लाह उस वक्त भी अच्छे टॉल थे कंपेयर टू अदर जो बाकी उनके क्लास फेलोज थे। तो हमारा हाउस का मैच था खान साहब के साथ, तो मुझे पता था खान साहब बड़े फास्ट बॉलर थे, मैं कोई इतना अच्छा क्रिकेटर नहीं था। तो पहली उन्होंने गेंद कराई तो मैंने उनको फेस किया, तो वो गलती से मेरा बल्ला लग गया और वो चौके पे चली गई। तो मैंने देखा खान साहब को थोड़ा सा मेरे पे गुस्सा आ गया, तो मेरे सामने जो मेरे साथ दूसरे बैट्समैन थे, वो बड़े अच्छे दोस्त थे मेरे, वो डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी भी रहे, सलमान, बड़े लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स के पढ़े हुए थे। तो मैंने उनको कहा कि सलमान, मुझे लगता है कि ये गेंद बड़ी तेज़ आएगी, तो मैं जान कैसे छुड़ाऊँ। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हिम्मत नहीं हारनी, तुम थोड़ा सा हौसला करो। वो खैर खान साहब ने जो दूसरी गेंद कराई तो वो सीधी मेरी विकेट्स में जाके लगी, तो मैंने कहा चलो मेरी जान छूट गई, बगैर बाउंसर नहीं पड़ा। आप रिंग रोड मंसूबा जो है, जब ये मंसूबा शुरू हुआ तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसके बारे में बहुत खुश थे। उनका ये ख्याल था कि इस मंसूबे से उनको एक बहुत बड़ा रिलीफ मिलना है, क्योंकि एयरपोर्ट से उतरते सार ही आप देखते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी की बहुत बड़ी तादाद जो है वो मीरपुर, जेहलम और पंजाब में रहती है, तो उनके लिए बड़ा अच्छा मंसूबा था। तो लेकिन ये स्कैंडलाइज होने के बाद इसके बारे में सुनने में आ रहा है कि ये मंसूबा शायद ना चल सके। तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं, हमें इस मंसूबे के बारे में बताएं कि ये कंप्लीट होगा और कब तक होगा। जी, मंसूबा अभी भी गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ में है और इंशाल्लाह जल्दी बनने शुरू होगा। अब जो इसकी लेंथ है वो 38 किलोमीटर्स है, यानी कि जीटी रोड से लेके ठलियाँ इंटरचेंज बनेगा, वहाँ तक जाएगा और फिर M2 के साथ मिल जाएगा, फिर आगे M1 कंटिन्यू करेगा। तो ये इंशाल्लाह मंसूबा प्राइम मिनिस्टर साहब की प्रायोरिटी पे है और इसके लिए सप्लीमेंट्री ग्रांट, उसका डिज़ाइन फाइनलाइज हो गया है, उसकी सप्लीमेंट्री ग्रांट प्राइम मिनिस्टर साहब रिलीज़ करेंगे और ये मंसूबा मैं समझता हूँ कि इसी साल में शुरू हो जाएगा। इससे इस मंसूबे की ब्यूटी ये है कि आप देखें कि पूरे पंजाब में छोटे छोटे शहरों के भी बाईपास है और रावलपिंडी वाहिद शहर है जिसका कोई बाईपास नहीं है। जी कहते हैं जी रावलपिंडी कुछ निगलेक्टेड रहा माजी में, तो मैं समझता हूँ कि इसके लिए सबसे बड़ा जो फ़ायदा होगा वो ट्रैफिक डीकंजेशन का होगा, जिससे इम्पैक्ट इस्लामाबाद में भी नज़र आएगा, पिंडी में भी नज़र आएगा। और फिर जैसे आपने कहा कि अगर फ़र्ज़ करो जेहलम से कोई आता है, उसने एयरपोर्ट जाना है, तो उसको पिंडी में दाखिल नहीं होना पड़ेगा बड़ी इजीली। जैसे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जेहलम से जा रहे हैं, दीना से जा रहे हैं, इवन गुजरावाला से अगर जा रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ, फिर जो हैवी ट्रैफिक है, जो सबसे बड़ी हैवी ट्रैफिक है जिसको शहर में नहीं आना चाहिए, वो ट्रैफिक जो है वो रिंग रोड पे जाके M2 पे लैंड करेगी और फिर आगे कंटिन्यू करेगी टूवर्ड्स पेशावर। इसी तरह वापसी पे आप देखें कि अभी वो आते हैं ट्रक्स वगैरह, हैवी ट्रैफिक अंदर आती है, फिर उसके बाद वो IGP रोड पे जाते हैं, फिर अपनी गुड्स उतारते हैं और आगे चले जाते हैं। सो रिंग रोड के ऊपर ट्रक स्टैंड होगा जहाँ पे ये चीज़ें उतारेंगे और फिर वो आगे जर्नी कंटिन्यू करेंगे या वापस चले जाएंगे वहाँ से। देखिए जी, रिंग रोड मैं समझता हूँ कि इस गवर्नमेंट की बहुत बड़ी प्रायोरिटी लिस्ट में था और बनना चाहिए था और बनेगा इंशाल्लाह। ये इसका टाइम फ्रेम जो है वो 2 इयर्स है, मे बी आई वुड से 1.5 साल में बन जाएगी इंशाल्लाह जस्ट फ्रॉम द स्टार्ट। और इसी साल जैसे मैंने कहा जल्दी शुरू होगी रिंग रोड। तो ये चीज़ें होती हैं, जैसे आपने कहा कि ये प्रायोरिटीज़ होती हैं गवर्नमेंट्स की कि ये आवाम को हमने क्या करना है, कैसे फैसिलिटेट करना है। तो रिंग रोड मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट की इसलिए प्रायोरिटी है कि आप देखें कि हमारे शहर कितने कंजेस्टेड हो गए हैं। शहर में इस्लामाबाद में भी आप देखें गाड़ी चलाना मुश्किल है, एक्सप्रेसवे पे आप जाना मुश्किल है, हैवी ट्रैफिक है। सो गवर्नमेंट की ये प्रायोरिटी है कि इस ट्रैफिक की डीकंजेशन करनी और आवाम को सहूलत दें, जल्दी वो एयरपोर्ट तक पहुँच सकें या किसी और जगह उन्होंने जाना है, अडयाला रोड पे इंटरचेंज होगा, डिफरेंट इंटरचेंजेस पे उन्होंने जाना है या डिफरेंट सेक्शन में जाना है तो वो ईज़िली एक्सेस कर सकें। सो दिस इज़ डेफिनेटली ए प्रायोरिटी और ये बनेगा, ये प्राइम मिनिस्टर साहब का विजन है और ये रिंग रोड इंशाल्लाह इसी साल शुरू होगी और 1.5 साल में कब। चेयरमैन साहब, जैसे कि आप जानते हैं कि मेट्रोपॉलिटन जो सिटीज़ होते हैं जैसे कि लंदन है और उसमें आप देख लें कि रिवर टेम्स के किनारे उन्होंने एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाया हुआ है जहाँ से पानी जो है वो साफ़ होके दरिया में जाता है।
तो रावलपिंडी में नाला लेई का एक बहुत बड़ा इशू है, तो इस बारे में आपने कोई ऐसा मनसूबा सोचा हुआ है कि आप इसको पानी जो है हमारा साफ़ होकर दरिया बन जाए? हाँ जी, ये जो आपने बात की, तो हम भी चाहते हैं कि रावलपिंडी, देखिए एक शहर की सिटीजन्स की हेल्थ कैसे होती है, हेल्थ इस तरह इम्प्रूव होती है कि उसकी पोल्यूशन उस शहर में उस जगह पे कम हो। सो हमारा काफ़ी बड़ा नाला लेई का प्रोजेक्ट है, 70 अरब का प्रोजेक्ट है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पे। बाकी तो चले सड़कें बनेगी, फ्लड मिटिगेशन होगी, नाला लेई वाइडन होगा, इस पर और ड्रेजिंग होगी, इसका जो नीचे बेड बनेगा वो सीमेंट का बेड बनेगा और फ्लड कंट्रोल होगा। मगर सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसका पार्ट है वो है ट्रंक सीवर लगेगा। जो रॉ सीवर गिरता है आके नाला लेई में, जिससे नाला लेई पोलूट होता है, अभी आप रंग देखें काला स्याह है नाला लेई का, तो वो ट्रंक सीवर दोनों साइड्स पे नाला लेई के लगेगा, जहाँ पे शहरियों को कनेक्शन होगा, वो रॉ सीवर उसमें गिरेगा। फिर वो ट्रैवल करेगा गोरखपुर, एक जगह है, वासा की जगह है, 5.5 जी अडियाला के पास 5,500 कनाल, वहाँ पे पॉन्डिंग होगी, इसलिए इतना बड़ा रकबा है कि वहाँ पे पॉन्ड्स होंगे बड़े। वहाँ से वो क्लीन अप होके स्वां रिवर में गिरेगा। सो ये एक एसटीपी की ज़मीन है, एसटीपी कहते हैं उसको, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो वो जो पानी एक तो यहाँ नाला लेई में साफ़ हो जाएगा क्योंकि उसमें रॉ सीवर नहीं गिरेगा, और फिर जो स्वां रिवर है, जो हमारा कितना पुराना रिवर है, उसका रंग काला, उसमें बदबूदार पानी और वो सारा, तो वो इंशाल्लाह साफ़ हो जाए। ये प्रोजेक्ट भी इसकी ग्रांट तकरीबन आ गई है हमारे पास, ये भी हम जल्दी शुरू करने वाले हैं। और ये भी अगेन प्राइम मिनिस्टर साहब का विजन है, सीएम पंजाब का विजन है कि नाला लेई बनना चाहिए और इस शहर की खूबसूरती में इजाफा होना चाहिए। उसके अलावा जैसे आपने कहा इंग्लैंड में रिवर टेम्स, तो हमारा भी यह ख्याल है कि इसके इर्द गिर्द अर्बन रीजनरेशन होगी, नई बिल्डिंग्स बनेंगी, लोगों को हम एम्पावर करेंगे कि जी आप बिल्डिंग्स बनाएं, हाइट की क्लियरेंस हम देंगे, रेगुलेटर हम हैं। सो एक शहर के लिए नया फेस लिफ्ट होगा। चेयरमैन साहब, रावलपिंडी एक तारीख़ी शहर है और दुनिया की जो आप देख रहे हैं बहुत से ममालिक हैं वो अपना टूरिज़म से और हिस्ट्री से वो अपना पैसा कमाते हैं। तो आप रावलपिंडी के जो इसका हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं उनको रिकवर करने के लिए, रिस्टोर करने के लिए और टूरिज़म अट्रैक्शन के लिए आप क्या कर रहे हैं? जी, इसमें जो है ना जी, एक तो रिलीजियस टूरिज़म है, दूसरा हिस्टोरिकल टूरिज़म है, कल्चरल टूरिज़म है, तो उसका बड़ा पोटेंशियल। और हम थोड़ा सा एक बाकी जैसे आपने कहा सारी बिल्डिंग्स हैं, किले हैं पुराने, तो उसके लिए एक पंजाब की डिपार्टमेंट है कल्चर की जो इनको लुक आफ्टर करती है, आर्कियोलॉजी की डिपार्टमेंट है। बट जो हमारी जुरिस्डिक्शन है वो भी हमारी जुरिस्डिक्शन है, बट उसके लिए डेडिकेटेड है ये डिपार्टमेंट, उसको लुक आफ्टर करने के लिए उसकी क्या उसको कहते हैं रीजनरेशन या उसको प्रिजर्व करने का जो है। तो हम थोड़ा सा ये इंटरवेंशन करने जा रहे हैं। राजा बाज़ार एक बड़ा हिस्टोरिकल शहर है, मुझे याद है बचपन प्री पार्टीशन टाइम का ये बाज़ार है। तो इसमें हम एक छोटी सी इंटरवेंशन करने लगे, सराफा बाज़ार और बाबड़ा बाज़ार, जिसमें बाबड़ा बाज़ार इज़ अ नेचुरल फूड स्ट्रीट, उसको हम साफ़ करेंगे, बिल्डिंग्स को रिस्टोर करेंगे, उसको फेस लिफ्ट देंगे। जैसे बाबड़ा की जो वायर्स हैं जो ऊपर गुजर रही हैं उनको अंडरग्राउंड करेंगे। फिर उसके बाद जो केबल्स हैंग कर रही हैं बिल्डिंग, बड़ी हिस्टोरिकल बड़ी पुरानी बिल्डिंग्स हैं, तो उनकी हम डक्टिंग करेंगे, वो जाएंगी ताकि वो ऐसे ना हैंग करें। तो इसके लिए हम हेल्प ले रहे हैं। मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं कामरान लाशारी साहब जो चेयरमैन CDA भी रहे, अभी DG वर्ल्ड सिटी हैं। अभी आपको कभी मौका लगे तो ज़रूर जाइएगा लाहौर, जो उन्होंने इनर सिटी में काम किया। तो जी बिल्कुल, तो इस मॉडल के लिए हम उनसे भी हेल्प ले रहे हैं। इसका PC1 अप्रूव हो गया। अभी हम जो रेजिडेंट्स हैं उनको ऑन बोर्ड लेने लगे हैं कि जी हम यहाँ क्या करने जा रहे हैं। फिर उसके बाद सुजान सिंह की हवेली है, बड़ी पुरानी हवेली है, उसको भी हम रेस्टोरेशन की तरफ जा रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने काफ़ी बड़ी ग्रांट दी है, तो वो एक स्टैंड अलोन प्रोजेक्ट है उसकी रेस्टोरेशन, क्योंकि ये जो बिल्डिंग्स होती हैं इसके लिए बड़ी एक टेक्निकल आपको टीम चाहिए, टेक्निकल नॉलेज चाहिए। ये आम नहीं कि किसी ठेकेदार को आप कहें कि जी ये बिल्डिंग ठीक कर दो, आगे सीमेंट प्लस्तर करके चला जाए, इस तरह नहीं। इसकी रेस्टोरेशन के लिए हम कंसल्ट कर रहे हैं। कामरान लाशारी साहब को कहा, उनका एक्सपीरियंस है, यूनेस्को है, UNDP है, ये सारी एजेंसीज़ हमें हेल्प कर रही हैं इसमें। देखिए जी, खान साहब जब हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपोजिशन में थी
तो उस वक्त भी चेयरमैन साहब इमरान खान साहब का यही मुतालबा था उस ज़माने की गवर्नमेंट से कि जी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, उनकी वजह से एक बहुत बड़ा इकॉनमी को बूस्ट मिलता है, जो रिमिटेंस भेजते हैं, मेहनत करते हैं वहाँ पे, अपने बीवी बच्चे यहाँ पे छोड़ के वहाँ पे मेहनत करते हैं और हमें इतना बड़ी रकम भिजवाते हैं। तो उसमें खान साहब का इलेक्शन का स्लोगन भी यही था। तो मैं समझता हूँ कि एक बड़ा अच्छा कदम है कि ओवरसीज़ को वोटिंग राइट होना चाहिए। पूरी दुनिया में आप देखें, जहाँ भी पूरी दुनिया में इलेक्शन होते हैं तो वहाँ पे जो सिटीजन्स होते हैं उनका एक कोई एम्बेसी में अरेंजमेंट होती है, वहाँ पे जाके वोट डालते हैं। तो पाकिस्तानी क्यों नहीं कर सकते ओवरसीज़ पाकिस्तान? तो ये मैं समझता हूँ कि एक बड़ा अच्छा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और प्राइम मिनिस्टर साहब का कदम है, जिसकी वजह से ये वोटिंग राइट्स ओवरसीज़, मैं इसका बहुत हम सपोर्टर हैं। हम सारे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन हैं जो इस पार्टी में शामिल हैं, हम इसको बहुत सपोर्टिव हैं इसके, और बड़ी अच्छी चीज़ है कि उनको भी राइट मिलना चाहिए, जिसको मर्ज़ी वोट वो डालें। जी, उसमें एक पूरा कमीशन बना हुआ है, प्राइम मिनिस्टर का पोर्टल भी है, फिर अथॉरिटीज़ के पास भी, हमारे पास भी रूल्स रेगुलेशंस गवर्नमेंट ने काफ़ी मजबूत किए। तो कंप्लेन हमारे पास आती है तो बड़ी तेज़ी से एक्शन होता है। इस गवर्नमेंट का ये भी एक हॉलमार्क है। बड़ा अच्छा हुआ आपने पॉइंट आउट किया कि कानून जो बनाया गवर्नमेंट ने ओवरसीज़ को हेल्प करने के लिए, जिसकी ज़मीनों पे जो यहाँ पे अगर प्लॉट ले लें तो बाहर चले जाते हैं, पीछे से वापस आए तो कब्ज़ा हुआ होता है, वो हमारे पास पूरी अथॉरिटी है उसको उनको हेल्प करने के लिए। और हमारे भाई बहनें वहाँ बाहर जो रहते हैं, और हमारा फ़र्ज़ बनता है कि उनकी पूरी सपोर्ट करें, उनको इस तरह की चीज़ों से हम बचाएं। और हम बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट हाजिर है इन चीज़ों को सपोर्ट करने के लिए और हटवाने के लिए इस तरह के कब्ज़े। चेयरमैन साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमारे प्रोग्राम को टाइम देने का। और नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। इंशाअल्लाह ताला अगले हफ्ते हाज़िर होंगे किसी और प्रोग्राम के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।